राज के अनुसार नीति या नीति के अनुसार राज? कहते हैं शब्दों से जाहिर होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और बात जब राजनीति की हो तो यहां तो हर एक शब्द के मायने तय किए जाते हैं। और आजकल चुनावी रैलियों में तो तरह तरह के शब्दों से प्रहार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, आग लग जाएगी, चुनाव तो बंद ही हो जाएंगे। विपक्ष ऐसे आरोपों से मोदी सरकार को 24 में घेर रहा है और इन्हीं आरोपों को बाण बनाकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर जुबानी प्रत्यंचा चढ़ाई। उन्होंने सीधा कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस से लेकर विपक्ष पर हमला बोला। चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है और आखिरी फैसला भी उसी को करना होता है। ऐसे में हमारा आज का सवाल यह है कि जब जिताने वाली जनता है, जनता के वोट से ही आप जीतेंगे तो वो किसी को भी जिता सकती है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। तो जब जिताएगी जनता तो आग क्यों लग जाएगी? दूसरा सवाल, हर दल को केवल दूसरी पार्टी का ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो जनता यह कैसे तय करे कि राजनीति में भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? उधर के इधर आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इधर वाले जब तक इधर थे तब तक वो पाक साफ थे, उधर चले गए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। जनता कैसे तय करे कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन पाक साफ? और एक सवाल यह भी है कि डर की दुकान कौन चल रहा है? क्या डराएंगे आप तभी जीत पाएंगे? यही चुनाव में मूल मंत्र दरअसल नेताओं ने बना लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। हम तो एक शहजादे को जानते हैं, उसका नाम है जय शाह। पता नहीं वो उनके लिए कह रहे हो। शहजादा तो अब एक ही है, शाह, शहंशाह और शहजादा। ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। नेताओं को धमकाया जाता है, सरकारों को गिराया जाता है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। और सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं। और आप दोनों मेहमानों को यह बताते हुए कि आपको शुरुआत में अपना पक्ष रखने के लिए 2-2 मिनट का समय मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीरज जी, पहला सवाल आपसे, जरा मुझे बताइए कि आपको चुने, जैसा कि आपका दावा है कि आपकी सरकार बन रही है, या नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से चुने? चुनने वाले जनता के लोग, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत कर आएगा। जब ज्यादा लोग मिलकर वोट देंगे और जिताएंगे, ए जीते या बी जीते, आग कौन लगाएगा? जो हार रहे हैं वो लोग? देखिए राम जी, आज 10 साल के बाद मोदी जी जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण से जो बुनियादी मुद्दे थे वो किस तरीके से गायब थे। आज जो बेरोजगारों की यहाँ स्थिति है उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देश में जो घर की रसोई पे महंगाई की मार है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देश के युवा और किसान जो बेहाल हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वो जो मणिपुर की हमारी जो बेटियां लाचार हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो ढूंढकर बात तो ऐसी लेकर आए कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार,
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक पास की नज़र का चश्मा रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं दिखा कि उनके अपने कैबिनेट में, चाहे वो पीयूष गोयल हों जो वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हों जो देवेंद्र प्रधान जी के बेटे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों जो प्रेम सिंह धूमल जी के बेटे हैं, और इस तरीके के जो 50 से एक MP हैं इनके, लगभग 14% जो इनके यहाँ परिवारवाद की पराकाष्ठा को पार कर गए, वो इनको तो दिखे नहीं। और जब भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देश की जनता शायद हंसती होगी, क्योंकि देश की जनता ने तो अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के डंडा मारने के बाद वो जो 8,200 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने लिए, जिसकी एवज में 3.5 लाख करोड़ का तो धंधा दिया, और बीजेपी ने अपना जो प्रकोष्ठ है ED, IT और CBI, उसको भेजकर जो 1650 करोड़ का चंदा वसूला उन लोगों से, ये वाला भ्रष्टाचार तो उनको दिखता नहीं। और भ्रष्टाचार पर तब बोल देते हैं जब वो महाराष्ट्र जाकर किसी से चक्की पिसवा रहे होते हैं और सुबह सुबह उनको 5 बजे डिप्टी CM की वो शपथ दिला देते हैं। वो जब यही बात मध्य प्रदेश में करते हैं, आपने 2 मिनट ये समझ नहीं आता कि समय है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आग क्यों लग जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस जीत जाए, क्यों आग लग जाएगी? विपक्ष के लोग क्यों कहें कि आग लग जाएगी, बीजेपी के लोग क्यों कहें कांग्रेस जीत जाएगी तो आग लग जाएगी? या बीजेपी फिर से जीत जाए तो जिताने वाली जनता, आग लगाने वाले कौन? मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन शाजिया जी समय आपका है कि आप लोग चुन चुनकर वही बातें कह रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा कहना है जिन पर आप लोग फ्रंट फुट पर हैं, जिन चीजों पर पीछे हैं उन पर कुछ नहीं बोल रहे। 2 मिनट आपके। जिस तरह से शहजादे राहुल जी का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, शायद उनकी बात इतनी अजीबोगरीब है कि हमारे भाई साहब नीरज भाई जो बैठे हैं वो थोड़े शर्मसार महसूस करते हैं उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से। जाहिर सी बात है, अगर भाजपा फिर से जीत जाएगी तो आग कौन लगाएगा? लेकिन इस तरह का भय दिखाना बार बार, एक बार नहीं पर कई बार, आपको याद होगा 10 साल पहले से लगातार भाजपा आ गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा, भाजपा आ गई तो सारे मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, भाजपा आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भाजपा आएगी तो बहुत से लोग देश छोड़कर ही चले जाएंगे। बहुत से लोगों ने तो अभी तक कहा, लेकिन अभी तक बैठे हैं यहाँ पे, गए नहीं। तो सोचिए, लगातार वही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर डराने की बात है। पिछले चुनाव में आपको याद है इन्होंने क्या मसला उठाया था? चौकीदार और वो शब्द का इस्तेमाल किया, बाकायदा मुँह की खानी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इनको लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप बताइए, अगर इतना बड़ा घोटाला आपको लग रहा था तो आपने क्यों वसूले? आपने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए? CPIM ने तो मना कर दिया था। उसूली तौर पर उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन उसूल जहाँ तक आते हैं और प्रिंसिपल्स की बात आती है, आपने लिए। आपको तो इसी बात का रोना है कि आपको बहुत कम मिला। अच्छा, जिस पार्टी के 303 सीटें हों, जिस अलायंस की, उसको आधा पैसा मिला है बाकी पार्टियों से। तो बाकी पार्टियों को अगर आप मिला के देखेंगे तो उनको उतना ही मिला जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला। यानी कि विपक्ष अगर एक तरफ है प्रधानमंत्री जी के या फिर भाजपा के, तो बराबर बराबर दोनों को मिला है, बावजूद इसके कि भाजपा की इतनी सीटें हैं। और वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया कि नहीं किया? तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से किया। अब राहुल गांधी एक और बात बोल रहे थे कि मैच भी इनका है, पिच भी इनकी है, खिलाड़ी भी इनके हैं, अंपायर भी इनका है। नहीं, खत्म करने दीजिए। अंपायर कौन हुए इसमें? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सेशंस कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन, सारे के सारे इदारे और संस्थान जो आते हैं, सारे के सारे जिसमें जो सरकारी मशीनरी आती है। तो किसको इल्जाम लगा रहे थे राहुल गांधी? ये समा बांधा जा रहा है क्योंकि जानते हैं हार रहे हैं। ठीक है, नीरज मिश्रा के पास में फिर से एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं, नफरत भी करते हैं, लेकिन केजरीवाल के बचाव में आए हैं। सबसे आखिरी बात, हाँ। उस इंसान के जिसने इनको इतना कोसा है, इतनी गालियां बकी हैं, बार बार चोर बोला है, और जब चोर की बात करते तो दिखाते थे फोटोग्राफ सोनिया जी का, राहुल जी का, रॉबर्ट वड्रा का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, अखिलेश यादव का, अभिषेक मनु सिंघवी का, कपिल सिब्बल का। आप भी तब साथ में थी, पीछे खड़ी हुई थी, आप भी दिखाती थी ये सारे बिल्कुल हम लोग कवर करते थे। मुझे सब रटा हुआ है ये सारा। जी, ठीक है। तो मैं वापस चलता हूँ नीरज जी के पास। नीरज जी, जरा बताइए कि ये डर का माहौल पैदा करने से क्या आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी?
शाजिया जी कह रही हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कई बार, और लेवल प्लेइंग फील्ड में क्या जब आम आदमी पार्टी यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रही थी, क्या आपकी संपत्ति और उनकी संपत्ति में कोई फर्क था कि नहीं था? जब बीजेपी 80-82 में अपनी शुरुआत कर रही थी, तब आपकी संपत्ति में और आपके चंदे में, बीजेपी के चंदे में फर्क था कि नहीं था? होगा। इस वक्त वो सत्ता में है, इस वक्त आप विपक्ष में हैं। क्या ये डर की राजनीति ही आपको लगता है कि इकलौता विकल्प है मोदी को हराने का? राम जी, 2-3 चीज़ों के बारे में हमारी बड़ी बहन ने कहा। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सिंधिया जी आज भी इन्हीं की पार्टी में है ना, और वो प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कहते थे। सिंधिया जी को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार आजकल नए पोस्टर बॉय हैं ना एनडीए के, वो प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या कहते थे। तो जब उनके साथ आप खड़े हो गए, हम तो आज देश की जनता के सामने आपके जो 10 साल का अन्याय काल है उसके लिए हम लोग सब साथ हो गए हैं। और जहाँ तक रही बात ये जो चंदा मिलने और देने और लेने की, राम जी मैं तो एक उदाहरण से समझना चाहूँगा कि आपके साथ तो सच में बहुत नाइंसाफ़ी होती होगी, क्योंकि मुझे लगता है आपकी तनख्वाह जो भी होगी, हम मान लेते हैं लाख रुपए होगी महीने की, और अभी जो ये प्रोडक्शन की टीम बैठी है इन 25-30 लोगों की मिला के तो शायद 5 लाख होगी। तो आपके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है कि उन 25-30 लोगों को तो आपसे ज़्यादा या आपके बराबर तनख्वाह मिल रही है, और आप अकेले बेचारे सारी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ हो नहीं रहा। तो मेरी संवेदना आपके साथ है। और जहाँ तक रही राम जी, जो राहुल गांधी जी ने बात कही थी, इस दुनिया के अंदर अभी एक लेटेस्ट चुनाव हुआ रूस के अंदर, जिसके अंदर जो पुतिन साहब हैं वो 84% के साथ जीतकर दोबारा सरकार में आ गए। कहने के लिए तो वो भी चुनाव था, पर दुनिया ने ये भी तो देखा कि किस तरीके से वहां जो विपक्ष के 5 उम्मीदवार थे उनको जेल में ठूस दिया गया। पुतिन साहब के जो अपने दोस्त थे उनको डमी कैंडिडेट बनाकर सामने चुनाव लड़ा दिया गया। तो ये जो मैनेज डेमोक्रेसी का एक दौर इस देश के अंदर लाया जा रहा है, इसी पर तो हम लोग बात कर रहे हैं। और इवन प्लेइंग फील्ड तो तब होती ना जब इलेक्शन कमीशन से समय मांगो। आप हमें कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, आप वेबसाइट पढ़ लीजिए। आज 2.5 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को समय दिया, उसमें भी वो ईवीएम वीवीपैट जो हमारी बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात करने को तैयार नहीं। तो देश के अंदर इवन प्लेइंग फील्ड तो तब होगी ना जैसे सुप्रीम कोर्ट डंडा चला के आज संजय सिंह को उसने बाहर किया ना, कि आपने कैसे 6 महीने से के पास में जाना चाहता हूं। लेकिन एक चीज देश की जनता के लिए क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ आशंकाएं पर्याप्त नहीं होती। आशंका तो मैं ये भी जता दूं कि नीरज मिश्रा इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आशंका जता सकता हूं। केवल आशंकाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, उसके पीछे तथ्य रखने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूरे विपक्ष को आमंत्रित करके कहा था कि आप आइए। इसी इलेक्शन कमीशन की ईवीएम और वीवीपैट से 2 बार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को भी साफ किया और कांग्रेस को भी साफ किया। अभी पंजाब में आपको, आपकी पूरी पार्टी को साफ किया अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, वो भी विपक्षी दल है। आप कर्नाटका में जीत के आए इसी ईवीएम और इसी वीवीपैट से। ये सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में आपने 2/3 सीटें जीती थी। तो आप जब जीतेंगे तब कुछ नहीं कहेंगे कि नहीं हम सरकार नहीं चलाएंगे क्योंकि ये ईवीएम से आई हुई सरकार है, हम तो बैलेट से करेंगे। शाजी अलमी जी, केवल इस बात पे आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं वापस विषय पे लौट के आना चाहता हूँ। ये टेक मैंने सिर्फ इसलिए लिया ईवीएम पे क्योंकि आप देखिए अगर हिमाचल, मुझे नहीं बोलने दीजिए भाई साहब, आपका हो गया, आपने बहुत देर बोला, ठीक है, मैं जवाब दे दूं जी। और आपने एक और मैं उदाहरण आपको दे दूं, हिमाचल प्रदेश में जहां पे वाकई में अगर जरा सी भी गुंजाइश होती किसी भी गड़बड़ की, तो हिमाचल में चाहे 1% से कम वोट शेयर का अंतर था। अगर आपको लगता है जरा सा भी ईवीएम में जरा सी भी गड़बड़ी होती तो क्या 1% मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता था? उसके बावजूद 1% से कम की मार्जिन थी, लेकिन जीती कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने उसको स्वीकारा। सोचिए अगर जरा सी भी गुंजाइश होती तो 1% में तो आसानी से हो जाती बात, लेकिन उसको भी आप छोड़िए। अब राहुल गांधी कल बोल रहे थे बहुत चिल्ला कर कि एम्पायर वही है, सब वही है। तो क्या देश की अदालतें क्या कर रही हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि देश में हमारे ऐसा क्या होता है तो आप गलत बोल रहे हैं और हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारे देश में एक बहुत शानदार न्यायिक प्रणाली है, बहुत सारे फैसले आपकी तरफ आते हैं, बहुत सारे फैसले हमारे लिए आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आप देखिए किस तरह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया पूरी बेंच ने, यानी कि जो भाजपा का बनाया हुआ कानून का था उसको स्ट्राइक किया। तो अगर वही सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ बोल देता है तो भैया वो पक्षपात चल रहा है।
हमारे साथ हो जाता है तो आपको बुरा लगता है, और आपके साथ होता है तो बिल्कुल ठीक है। वही इलेक्शन कमीशन जहां आप बार बार जिता देता है, आप जब जीतते हैं आप तो आप कह देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जहां जहां आप जीते हैं वो भी गड़बड़ घोटाले से जीते हैं? अगर आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं है तो आप क्यों पार्टी बनकर रह रहे हैं? अगर आपको पहले से पता है कि इतना गड़बड़ झाला हो रहा है, वीवीपैट नहीं हो रहा है, सब बिके हुए हैं, पॉलिटिकल विच हंटिंग है, तो डिसॉल्व कर दीजिए अपनी पार्टी को। आप कह दीजिए ना, लड़ी क्यों रहे हैं? अगर आपको पहले से सब कुछ पता है कि आपके खिलाफ हो रहा है, ये लगातार विक्टिम कार्ड क्यों? नीरज जी, अगर आपके मन में कोई सवाल है बीजेपी से पूछने वाला, एक प्रोमिनेंट सवाल आप पूछिए, हम उसको फुल स्क्रीन चलाएंगे। आपका सवाल फिर शाजिया जी आपसे पूछेंगे। नीरज जी पूछिए। राम जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना भी चाह रहा था, फिर सवाल पूछता हूं कि हमने तो इलेक्शन कमीशन से क्या कहा है? इस देश में जो चुनावी प्रणाली है, आप वीवीपैट लेकर आए हैं ना, उसके 100% मतों की आप गिनती करा दीजिए। आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो गड़बड़ घोटाले की बात बार बार ये लोग कर देते हैं, इनको ये तो समझ में आना चाहिए कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। आज मूड ऑफ द नेशन है कि वो जो 100 के पार जो पेट्रोल है, जो 2 रुपए का आपने कम किया ना, और जो पीछे दरवाजे से 8,000 करोड़ ले लिया, वो देश की जनता समझ गई है। मणिपुर की वो बिलखती हुई बहनें तो शाजिया जी देखिए, वो आज भी न्याय की उम्मीद में बैठी है कि इस देश की सरकार उनको अपना अभिन्न अंक मारकर उनसे बात तो करेगी कम से कम। और इस देश के अंदर वो जो लद्दाख में और अरुणाचल में, मेरा तो सिर्फ ये सवाल है, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि पिछले 10 साल में इस देश की जनता को क्या मिला? प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देने चाहिए। आप बात करते हैं, नहीं, मैं मणिपुर की बात कर लूं जी। जब बार बार आप जब मणिपुर की बात करते हैं, उस मुद्दे पर जहां ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने पर अमित शाह जी ने पूरे दिन ना तो सिर्फ बात की, लेकिन वहां पे बहाली के लिए क्या क्या काम हो रहा है तो इस्तेमाल आप अगर करते हैं और महिलाओं के साथ प्लीज, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सुनिए, अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो इससे घटिया बात नहीं हो सकती। मैं शुरू कर सकती हूँ, और राजस्थान में या आपके छत्तीसगढ़ में जो जो रेप्स हुए हैं और जो इतना क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा है, जो बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आप कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे? भाई साहब, ये ना कीजिए, क्योंकि आपके इतने में आपको दे दूंगी, चाहे शुरू कर दूंगी मैं नैनासानी तंदूर काम से। भाई साहब, आप भागते फिरेंगे। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर रोज जलता है, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री जी पूरा देश चले जाते हैं, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं कि मणिपुर एक बार चले जाते हैं। यही तो है ना, कुछ बोलने के लिए नहीं है। यही तो है, 10 साल का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं और अगले 15 साल की बात कर रहे हैं। ये सब गाली गलौज कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं को के शरीरों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। संदेश खाली का जिक्र मैंने नहीं किया आपसे, मैं कर सकती थी, मैं जगहों की बात कर सकती थी आपसे, चाहे वो राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की दलित बहनें जिनकी आपकी सरकार हो, जब आपकी सरकार थी वहां पे क्या कुछ हुआ, मैं नहीं कर रही थी, मैं तथ्यों की बात। शाजिया जी, नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत स्वस्थ बहस की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनीति में हमारे साथ जुड़ने के लिए।